हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो क्लास 12th का जो सैम्पल पेपर है वो हरियाणा बोर्ड द्वारा इशू कर दिया गया है और उसका जो मैं पैटर्न है और वो एग्ज़ाम कैसे आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, मैं आपको आज उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। देखो बच्चों, आपको इस तरह से आपको एग्ज़ाम आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और ये हमारे पास होगा पार्ट 1। बच्चों, जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट्स में आएगा। सबसे पहले होगा हमारे पास पार्ट 1, इसमें हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। टोटल जो टाइम है आपका एग्ज़ाम का वो 2.5 घंटे है और आपका जो टोटल अकाउंट्स का जो पेपर है वो 60 मार्क्स का आना है। उसमें से जो पार्ट 1 है वो 30 मार्क्स का होगा, यानी ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आपके 30 मार्क्स के होंगे और जो पार्ट 2 होगा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाला वो भी 30 मार्क्स का आपके पास आएगा। बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1 यानी सब्जेक्टिव टाइप में और पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप में। और जो बच्चों पार्ट 1 वाला जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है वो आपको आंसर शीट के साथ ही दे दिया जाएगा, जब आंसर बुक आपको दी जाएगी एग्जाम स्टार्ट होने के टाइम पे। और जो पार्ट 2 वाला पेपर है बच्चों वो आपको कब मिलेगा, जब एग्जाम खत्म होने में आधा घंटा रह जाएगा, यानी सिर्फ आधा घंटा मिलेगा आपको सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। और जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों उसमें 19 क्वेश्चन आएंगे और जो पार्ट 2 है उसमें 44 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट 1 है बच्चों उसमें 8 पेजेस होंगे और 19 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको जो है पेपर का कोड दिया गया होगा जो आपको अपनी आंसर बुक के मेन पेज पर भरना होगा और आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आंसर देना है, तो अपने क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। उसके बाद आपने कोई भी खाली पन्ना बीच में नहीं छोड़ना है एग्जाम में, क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा आंसर शीट जो है वो नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से ही आपने जो है अपना पेपर करना है, बीच में कोई भी पेज जो है वो खाली नहीं छोड़ना है और ना ही कोई लिखा हुआ आंसर आपने काटना है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपने अपना रोल नंबर जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर पर भी और अपनी आंसर शीट पर भी ध्यान से भरना है। नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले यानी क्वेश्चन पेपर को आपको स्टार्ट करने से पहले आपको ये देख लेना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट है, कोई पन्ना इसमें फटा तो नहीं हुआ है, कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है। तो आपने पहले ही चेक कर लेना है जब आपने एग्जाम शुरू करना है। देखो, उसके बाद है जनरल गाइडलाइन जो आपकी होंगी। सभी क्वेश्चन आपको करने कंपल्सरी होंगे और जो मार्क्स होंगे हर क्वेश्चन के वो उसके सामने दिए गए होंगे और आपका जो आंसर होना चाहिए जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उस हिसाब से होना चाहिए। इसके बाद है बच्चों जो ये पार्ट होगा पार्ट 1, इसमें हमारे पास 3 भाग होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। बच्चों, जो पार्ट ए है वो सभी को करना कंपल्सरी है, आपको पता ही है। उसके बाद पार्ट बी और पार्ट सी में चॉइस होती है। जिन बच्चों ने पार्ट बी लिया है क्लास 12 अकाउंट्स में वो पार्ट बी सॉल्व करेंगे और जिन्होंने पार्ट सी लिया है वो पार्ट सी करेंगे। दोनों में से एक करना है आपको, दोनों नहीं करने हैं, पार्ट बी और पार्ट सी। जो आपने लिया है पार्ट बी तो आप पार्ट बी करोगे, अगर आपने पार्ट सी रखा है तो आप पार्ट सी करोगे और पार्ट ए सभी को जो सॉल्व करना है वो जरूरी है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन का जो पेपर का पैटर्न है, सबसे पहले आपके पास है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। बच्चों, अब हम सैम्पल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना पार्ट ए का। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस। कितनी अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो की जाएगी, जो नीचे हमारे पास केस दिया गया है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड, अमाउंट जो हमने पेड करी है, जो हमने स्टेशनरी खरीदी है वो है 34,000। उसके बाद जो क्रेडिटर्स हमारे पास दे रखे हैं ओपनिंग स्टेशनरी के 1/4/2016 को वो 3,000 के हैं और जो क्रेडिटर्स हैं स्टेशनरी के 31 मार्च 2017 को वो हमारे पास 4200 के हैं। ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का वो हमारे पास 2500 रुपये का है और क्लोजिंग स्टॉक जो स्टेशनरी का है वो बच्चों हमारे पास 2800 रुपये का है। तो हमने ये दिखाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट जो है वो शो की जाएगी। तो पहले बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ से जो भी हमने परचेजेस की है स्टेशनरी की वो अमाउंट निकल जाएगी। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है बच्चों उसमें हमेशा हम जो स्टेशनरी कंज्यूम्ड है वो उसमें लिखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं कि हमने कितनी स्टेशनरी खरीदी है। तो बच्चों देखो, क्रेडिटर्स जो है अकाउंट है ये मैंने बना लिया है
इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमारे पास इसकी क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट है ओपनिंग हमारे पास? 3000 रुपीज़ क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों क्रेडिटर्स का वो हमारे पास 4200 रुपये है। तो वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। और जो हमने बच्चों अमाउंट पेड करी है, जो हमने स्टेशनरी खरीदी है, वो कितनी है हमारे पास? 34,000। तो वो कहाँ आ जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 34,000। तो देखो बच्चों, हमने क्रेडिटर्स अकाउंट में ये तीनों टर्म डाल ली, ये तीनों टर्म्स डाल ली। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखनी हो। तो यहाँ पर हम जब डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटल करेंगे और उसमें से जो ये क्रेडिट साइड है उसका बैलेंस हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी? परचेजेस। तो यहाँ पर आ गया बाय परचेजेस अकाउंट। कितना आ जाएगा? 38,200 में से 3,000 गया तो ये आ गया हमारे पास 35,200 रुपये। तो ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद हमने क्या निकालना है? जितनी हमने स्टेशनरी कंज्यूम करी है। तो बच्चों स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकलेगी? उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? सबसे पहले हम क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक जो स्टेशनरी का है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे? ऐड जो हमने परचेजेज करी हैं वो उसमें ऐड कर देंगे, लेस जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास स्टेशनरी का दिया गया है। तो बच्चों हमारे पास ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का कितना है? 2500 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 2800 रुपये। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 2500 और क्लोजिंग स्टॉक 2800। और उसके बाद जो हमने स्टेशनरी परचेज की फिगर निकाली थी यहाँ पर, ये वाली, ये कितनी है? 35,200। तो वो हमारी परचेजेस हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दी 35,200। 37,700 में से हम 2,800 माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 34,500, जो हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, समझ में आ गई आपको बच्चों बात? कितनी अमाउंट शो की जाएगी? 34,500 रुपीज। बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास एग्जाम में, वो है गिव एनी 4 डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने 4 डिफरेंस बताने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में। तो देखो बच्चों, आपको पेपर में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है बच्चों, वो मेन किस पर्पस के लिए बनाया जाता है कि जो हमारी इनकम है और जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो निकालने के लिए। यानी हमारी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से कितनी ज़्यादा है और जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं या वो इनकम से कितने ज़्यादा हैं। जो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका जो मेन मोटिव होता है उसको बनाने का नेट प्रॉफिट निकालना या नेट लॉस निकालना। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास प्रिपेयर बाय। जो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के द्वारा, जिनका मेन पर्पस लोगों को सेवा प्रदान करना है यानी सर्विस प्रोवाइड करना है। और जो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है, यानी जो बिजनेस करती हैं, जिनका मेन पर्पस बिजनेस करना होता है और मेन जो मोटिव होता है जिनका प्रॉफिट कमाना होता है, उनके द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। थर्ड पॉइंट है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कैसे तैयार किया जाता है? जो हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है और एक जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उन दोनों की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार किया जाता है।
और जो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कैसे तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस हमारे पास बनाया गया होता है और एक जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई होती है, इन दोनों के बेसिस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास फोर्थ पॉइंट, बैलेंस। बच्चों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं, लास्ट में उसका जो बैलेंस बचता है, अगर उसकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो हमारे पास सरप्लस बचेगा, अगर हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो वहाँ पर डेफिसिट होगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो हमारे पास नेट लॉस होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्म हैड एसेट्स ऑफ 2 लाख। एक फर्म के पास एसेट्स हैं 2 लाख रुपए की और उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो 10,000 रुपए के हैं। द पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ ₹1,60,000। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है बच्चों वो बैलेंस शो कर रहा है 1,60,000 रुपए का हमारे पास। एंड रिजर्व इज अमाउंटेड टू 30,000 और जो रिजर्व शो हो रहे हैं वो बच्चों 30,000 के शो हो रहे हैं। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, अगर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है फर्म की, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 36,000। बच्चों गुडविल जो है क्वेश्चन में हमें निकाल कर दे रखी है 36,000 एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। वो हमने 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकाली है और हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं बच्चों फर्म के। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर हमें गुडविल दे रखी है, हमने एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, तो यानी हमें उल्टा क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले जो फर्म की गुडविल होती है बच्चों सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैसे निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो गुडविल दे रखी है बच्चों हमारे पास 36,000 की। सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ पर निकालने हैं, 3 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हमारे कितने आ जाएंगे, 36,000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12,000। उसके बाद बच्चों फर्म की जो कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड, फर्म की कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास फर्म की एसेट्स भी दे रखी हैं और लाइबिलिटीज़ भी दे रखी हैं। एसेट्स हमारे पास 2 लाख की दे रखी हैं उन्होंने, और जो लाइबिलिटीज़ यानी क्रेडिटर्स हैं वो बच्चों हमारे पास कितने के दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पर 10,000 रुपये के। तो एसेट्स 2 लाख हैं, 2 लाख में से हम 10,000 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचे, 1,90,000 रुपये। तो ये आ गई फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो कैसे निकलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं जितनी फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,90,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 15%। तो ये आ गया बच्चों सॉल्व करके 28,500। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने सुपर प्रॉफिट निकाले हुए हैं, वो कितने हैं 12,000 के। तो सुपर प्रॉफिट में यहाँ पर हम फिगर भर देंगे 12,000। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने ऊपर निकालने हैं, यही क्वेश्चन में बोला गया है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 28,500 जो भी हमने निकाले हैं। तो ये जो माइनस है 28,500 ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 12,000 प्लस 28,500, तो इसको ऐड कर दिया तो ये आ गए हमारे पास 40,500 रुपीज़ हमारे एवरेज प्रॉफिट्स। तो देखो बच्चों जब आपके पास गुडविल क्वेश्चन में निकाल कर दी गई हो और आपने एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं तो आपने क्वेश्चन को क्या करना है, उल्टा करना है, यानी गुडविल का फॉर्मूला लगा लेना है, वहाँ से सुपर प्रॉफिट निकल जाएंगे आपके। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद फर्म की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपने निकाल लेनी है। कैसे निकालनी है, फर्म की जो एसेट्स हैं उसमें से आप लाइबिलिटीज़ माइनस कर दोगे तो फर्म की जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल्स और रिजर्व्स भी दे रखे हैं, अगर आप इन दोनों को भी ऐड करोगे ना तो भी फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, चाहे 1,60,000 प्लस 30,000 कर दो तो भी 1,90,000 आएगा। अगर आप 2 लाख में से 10,000 माइनस करोगे तो भी फर्म की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,90,000 आएगी। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास सैम्पल पेपर का, डिस्टिंक्ट बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट।
हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट है बच्चों, चाहे वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, चाहे वो आपका फिक्स कैपिटल मेथड है, दोनों ही कंडीशंस में जो कैपिटल अकाउंट है बच्चों वो प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड है करंट अकाउंट। बच्चों करंट अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? जब पार्टनर्स की जो कैपिटल होती हैं वो फिक्स होती हैं, तो उस केस में ही करंट अकाउंट जो है ओपन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों हमारे पास, बच्चों जब जो कैपिटल अकाउंट है फिक्स कैपिटल मेथड से तैयार किया जाता है, मीन्स जब पार्टनर की जो कैपिटल्स होती हैं वो फिक्स होती हैं, तो उस केस में बच्चों इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही बचता है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट में कैपिटल्स के अलावा और कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों जो करंट अकाउंट होता है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सैम्पल पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में से। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स हैज 3:2। दो पार्टनर्स हैं हमारे पास ए और बी, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है, और हमारे पास ये उनकी बैलेंस शीट दी गई है। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए, और उन्होंने डिसाइड किया है, ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करने हैं हमने 15,000 से। तो बच्चों आप यहाँ पर ना प्रोविज़न पर पॉइंट लगा लीजिए ताकि आपको पता लग जाएगा कि इसकी एडजस्टमेंट है आपके पास। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वो भी इंक्रीज़ करके करनी है, इंक्रीज़ टू 2,10,000 रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाकर 2,10,000 रुपये करनी है, मतलब अब उसकी वैल्यू जो है लैंड एंड बिल्डिंग की वो कितनी होगी 2,10,000। तो यहाँ पर भी मैंने इसको पॉइंट मार्क कर लिया। उसके बाद स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज बाय 25,000। जो स्टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ाकर हमने अब कितनी करनी है 25,000 से बढ़ानी है। तो स्टॉक 1,10,000 का है, 25,000 से वैल्यू जो है स्टॉक की बढ़ जाएगी। उसके बाद है जो लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की, वो कितनी है 1,20,000 की, और हमारे पास जो है रिजर्व पड़ा है 1,50,000 का। तो बच्चों 1,50,000 जो रिजर्व पड़ा है उसमें से 1,20,000 हम लाइबिलिटी के लिए रख लेंगे, और बाकी जो पैसे बचेंगे हम पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में डिवाइड कर देंगे। अब जो सी नया पार्टनर आया है वो 1,50,000 अपनी कैपिटल के लेकर आया है, और 1,00,000 रुपया जो उसकी गुडविल है कैश में वो लेकर आया है। तो हमने यहाँ पर बनाना गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और उनकी बैलेंस शीट। तो देखो बच्चों, ये मैंने परफॉर्मेंस तैयार कर लिए हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हम डाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो दिया गया है, तो वो हम यहाँ पर डाल लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ए का हमारे पास 1,50,000 रुपये, और जो बी का है वो है 1,00,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हमारे पास जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो प्रोविज़न एंड डाउटफुल डेबिट्स है वो हमने इंक्रीज़ करनी है 15,000 से। तो ये हमारा क्या है बच्चों, लॉस है। तो लॉस है तो ये कहाँ आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स। कितने से, 15,000 से। अगली एंट्री हमारे पास दी गई है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो इंक्रीज करके हमने 2,10,000 रुपये की करनी है। अंदर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,80,000 रुपये की दी गई है, तो इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ गई, 30,000 से। तो हमें बेनिफिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब बच्चों जो बैलेंस शीट में नई वैल्यू दिखाई जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग की, वो कितनी दिखाई जाएगी हमारे पास, 2,10,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 की है पहले, 1,80,000 में हमने 30,000 ऐड कर दिया तो वो आ गई 2,10,000 रुपये की। और जो डेटर थे बच्चों उसकी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो डेटर्स थे हमारे पास 2,20,000 के थे, लेस जो अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स है 15,000 से हमने बढ़ाई है। अंदर हमारे पास जो है
कितने की दे रखी है, पहले जो प्रोविज़न दी गई है 10,000 की। ठीक है बच्चों, तो अब जो प्रोविज़न यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टोटल 25 की। 10,000 पहले है, 15,000 हमने और बना दी, टोटल हो गई प्रोविज़न 25,000 की। तो अब डाटा जो नई बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे वो कितने होंगे, 1,95,000 के। उसके बाद है स्टॉक हमने बढ़ाना है 25,000 से, तो ये हमारा क्या है, बेनिफिट है। तो ये कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट 25,000 में। तो जो नई बैलेंस शीट होगी बच्चों उसमें हम स्टॉक की वैल्यू कितनी शो करेंगे, 25,000 बढ़ाकर। स्टॉक हमारे पास है पहले 1,10,000 का प्लस 25,000 उसकी वैल्यू बढ़ गई स्टॉक की, तो अब वो बुक्स में कितने का शो किया जाएगा, 1,35,000 का। उसके बाद है बच्चों जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो 1,20,000 का है। अंदर जो है रिजर्व पड़ा है 1,50,000 का। अब 1,50 में से हम क्या करेंगे, 1,20 माइनस कर देंगे, जो बाकी बैलेंस बच गया 30,000 वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। तो ये क्या हो जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कौन सी रेशो है उनकी ओल्ड रेशो बच्चों, 3:2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 18,000 और 12,000। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो है एंट्री सी कैपिटल के लेकर आया है 1,50,000 रुपये और गुडविल लेकर आया है 1,00,000 रुपये कैश में। तो उसकी जो कैपिटल आएगी बच्चों वो कहाँ आएगी, सी के कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट। कितना लेकर आया है बच्चों वो, 1,50,000 रुपये कैपिटल का। और जो 1,00,000 बच्चों जो गुडविल है वो कैश में लेकर आया, तो वो सभी पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को मिलेगी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब देखो बच्चों यहाँ पर उनकी नई रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब जो उनकी ओल्ड रेशो होती है बच्चों वही अगर आप निकालोगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वही उनकी सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगी। जब नई रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो कि जो नया पार्टनर है किस पार्टनर से कितना कितना शेयर ले रहा है, तो उस केस में बच्चों हमेशा उनकी जो पुरानी रेशो होती है वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी। आप चाहे निकाल कर देख लेना इसको सॉल्व करके, तो इसकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी बच्चों वो 3:2 आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ए और बी में बांट देंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों ये आ गया हमारे पास, अगर हम इसको बांटेंगे 60,000 और 40,000 रुपये। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में हमें एक जर्नल ज़रब भी दिया गया है यहाँ पर कितने का, 2,50,000 रुपये का। तो इसको भी हमने क्या करना है, पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट देना है। तो हम यहाँ पर इसको बांट देंगे बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट। कितना आ गया, 1,50,000 रुपये और 1,00,000। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो डालने वाली रह गई हो। देखो बच्चों यहाँ पर जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमने एंट्रीज डाल ली थी, तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसका टोटल लगाएंगे दोनों साइड्स का। इधर वाली जो साइड है उसका जो टोटल है हमारे पास आ गया 55,000 और उसमें से भी डेबिट साइड 15,000 माइनस कर देंगे, बैलेंस कितना बच गया, 40,000। ये किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। उनकी कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ए और बी हम क्या करेंगे, 40,000 का 3/5 कर देंगे, तो ये आ गया 24,000। और फिर हम 40,000 का क्या करेंगे, 2/5 कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 16,000 रुपये। तो ये भी क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में चला जाएगा, उनकी क्रेडिट साइड में। तो ये क्योंकि प्रॉफिट्स हैं तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 और 16,000। तो बच्चों सारी एंट्रीज हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी डाल ली। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका टोटल लगा लेते हैं। डेबिट साइड में डालने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ गया बच्चों 4,02,000 और इसकी जो साइड है उसका टोटल आ गया 2,68,000 और इसका जो टोटल आ गया बच्चों वो आ गया 1,50,000। तो यहाँ पर बैलेंस हम इनके क्लोज कर देंगे।
टू बैलेंस कैरी डाउन 4,02,000 रुपये, 2,68,000 रुपये और 1,50,000 रुपये। तो ये बच्चों कहाँ जाएंगे बैलेंस उनकी कैपिटल के उनकी बैलेंस शीट में। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आइटम दे रखी है क्वेश्चन में क्रेडिटर्स, ठीक है, वो लिखेंगे और उसके नीचे हम यहाँ पर उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस डालेंगे। यहाँ पर ए का, बी का और सी का 4,02,000, 2,68,000 और 1,50,000, ठीक है। और एक का हमारे पास यहाँ पर जो है क्रेडिटर्स उसका बैलेंस कितना है 1,80,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1,80,000 रुपये। और जो बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने देना है, ठीक है, तो वो भी हमारी क्या है लाइबिलिटी है, तो अभी हमने पे नहीं करी है, तो 1,20,000 हमने वो भी लिख दिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों इन सभी का टोटल लगा लेंगे, इन तीनों का, क्रेडिटर्स का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी लाइबिलिटी साइड, लेकिन जो हमारी एसेट साइड है अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे पास जो कुछ फिगर्स हैं जो रह रही हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी वो कितने की है 1,20,000 की, हमने अभी तक वहाँ पर नहीं लिखी है, तो प्लांट एंड मशीनरी आ गई 1,20,000 की। उसके बाद बच्चों कैश का जो बैलेंस है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कैश का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 2,10,000 रुपये है बैंक का, और वो 1,50,000 रुपये कैपिटल और लेकर आया है कैश में, और 1,00,000 वो शेयर लेकर आया है गुडविल का कैश में। तो हम क्या करेंगे सारी फिगर्स ऐड कर देंगे, 2,10,000 प्लस 1,50,000 कैपिटल के प्लस 1,00,000 गुडविल का, और कोई भी हमने कैश पेमेंट नहीं की है तो इस वजह से कैश के बैलेंस में कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास 4,60,000 रुपये। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे दोनों साइड्स का टोटल लगा देंगे। ये हमारा आ गया बैलेंस 11,20,000 रुपये, और इधर भी हम टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा 11,20,000 रुपये। तो बच्चों आपको इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो कम से कम टाइम में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। बच्चों आपको पता है आपके पास चॉइस होगी 6 नंबर वाले क्वेश्चन में, या तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं या आपको ये 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। ये आपको 2 पार्ट्स दे दिए हैं उन्होंने, ए और बी, यानी 3 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन होंगे। या तो आपको ये करने हैं या आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है एंड गेनिंग रेशो है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। बच्चों सबसे पहले है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, ये वो रेशो होती है जिस रेशो में जो पुराने पार्टनर्स हैं नए पार्टनर्स के आने पर अपना जो शेयर है जो हिस्सा है वो छोड़ते हैं, तो वो होती है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी त्याग अनुपात। सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो बच्चों क्या होती है, किसी पार्टनर्स के रिटायर होने पर या उसकी डेथ होने पर उसका जो शेयर होता है यानी उसका जो हिस्सा होता है, बाकी बचे हुए पार्टनर्स जिस रेशो में वो हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उनको जो हिस्सा मिलता है जिस रेशो में उसे बोलते हैं हम गेनिंग रेशो। सेकेंड पॉइंट है गणना का समय यानी कैलकुलेशन करने का टाइम। बच्चों सैक्रिफाइस रेशो कब निकाली जाती है, जब नया पार्टनर एक फॉर्म में आता है यानी एडमिशन लेता है। और गेनिंग रेशो कब निकाली जाती है, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या उसकी डेथ होती है। उसके बाद है फॉर्मूला। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और जो गेनिंग रेशो है उसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ गुडविल इज एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर के रिटायर होने के टाइम पर जो गुडविल है वो कैसे एडजस्ट की जाती है। बच्चों सबसे पहले अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए गेनिंग रेशो, ठीक है, हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ती है। वो क्या होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमने पार्टनर्स की न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देनी है, और इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है, और वो एंट्री है कंटिन्यूइंग पार्टनर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बच्चों, जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एंट्री ये होगी कि जो बचे हुए पार्टनर्स होंगे, वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से की जितनी गुडविल बनती है वो गुडविल कौन सी रेशो में लाकर उसे देंगे, गेनिंग रेशो में। तो यानी हमने कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। किस अमाउंट से? जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है गुडविल में से। तो ठीक है, तो इसी के साथ जो ये पार्ट ए है हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पार्ट बी रखा है, क्योंकि हमारे पास पार्ट बी और पार्ट सी में चॉइस होती है। ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर वाला पोर्शन रखा है वो पार्ट सी अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, और जिन्होंने वो नहीं रखा है तो वो पार्ट बी अटेम्प्ट करेंगे। तो हम पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, कंपनी अकाउंट्स। बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड परचेज द एसेट्स फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से एसेट्स खरीदी हैं 67,50,000 की, एंड इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। और उन्होंने 10% वाले डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज़ है और उन्होंने 10% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। और हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिबेंचर के इशू के टाइम पर। देखो बच्चों, जब हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं लेकिन उससे पहले हमने एसेट्स खरीदी हैं, तो एंट्री क्या होगी? ए लिमिटेड की बुक्स में एसेट्स आ गई, तो एसेट्स अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और हमने पैसे अभी बी लिमिटेड को देने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बी लिमिटेड। कितने की एसेट्स हैं? 67,50,000 की। तो पहली एंट्री हो गई ये हमारे पास 67,50,000 की। अब देखो बच्चों, अब हमने डिबेंचर्स कितने इशू किए हैं? 67,50,000 रुपीज़ जो हैं हमने उनको देने हैं। एक डिबेंचर का जो इशू प्राइस है वो कितना है? 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और वो 10% डिस्काउंट पर इशू किया गया है। तो 67,50,000 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये आ गया 75,000। तो हमने उनको 75,000 जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए हैं डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर बी लिमिटेड का अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से? 67,50,000 से। और 75,000 डिबेंचर्स हैं और 10% डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर कितनी अमाउंट से? 75,000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर का डिस्काउंट 10 रुपये है, तो ये हो गया 7,50,000। और डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए, तो डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट होगा टू डिबेंचर्स अकाउंट। 75,000 डिबेंचर्स हैं और 100 का एक है, तो ये हो गए हमारे पास 75 लाख रुपीज़ के। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि हमने उनसे पहले एसेट्स खरीदी हैं, उसकी एंट्री पास करनी है, उसके बाद हमने उनको डिबेंचर्स इशू करे हैं। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th, बी लिमिटेड इशू 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। उन्होंने 2000 डिबेंचर इशू किए हैं और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5% और 5% प्रीमियम पर इशू किए हैं, और रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, और वापस करने के टाइम पर उनको 10% प्रीमियम दिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री हमने क्या करनी है? डिबेंचर्स के इशू करने के टाइम पर पास करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आ गए हमारे पास, 2000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पर इशू किया गया है, तो यानी कितने में इशू किया गया? हमने 105 में, तो ये डेबिट हो गया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये आ गई बच्चों अमाउंट हमारे पास 2,10,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा
कितने से, 2,10,000 से। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है बच्चों वो हमारा लॉस है। इशू के टाइम पर वो भी साथ में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डेबिट। कितनी अमाउंट से, यहाँ पर 2,000 डिवेंचर्स हैं, 10 रुपये एक के ऊपर प्रीमियम हमने देना है, तो ये आ गया 20,000। तो डिवेंचर्स अकाउंट यहाँ पर अब क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। 2,000 डिवेंचर्स हैं, 100 का एक है तो 2,00,000 रुपये। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है बच्चों वो भी क्रेडिट होगा यहाँ पर साथ में, कितनी अमाउंट से, 10,000 रुपये से। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो भी यहाँ पर साथ में क्रेडिट हो जाएगा और उसकी अमाउंट है 20,000 रुपये। तो बच्चों हमने ये 2 एंट्रीज पास करनी है जब हमने डिबेंचर जो हैं प्रीमियम पर ही इशू किए हैं और उनका जो भुगतान है वो भी प्रीमियम पर ही होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द 2 डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में 2 डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहले है वोटिंग राइट। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको वोट देने का राइट होता है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको वोट देने का राइट नहीं होता है। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो बच्चे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मैनेज में पार्टिसिपेशन का राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये राइट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही डिफरेंस बताने थे तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 9th क्वेश्चन, राइट द जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर फॉरफीचर व्हेन शेयर हैव बीन इशू एट पार और एट प्रीमियम। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है कंपनी की बुक्स में शेयर फॉरफीचर की, जब जो शेयर हैं एट पार पर इशू किए गए हैं फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में जब वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। बच्चों जब शेयर्स एट पार पर इशू किए गए हैं तो अब हम शेयर्स को फॉरफीचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, जितनी कॉल्ड अप है, जितनी हमने उनसे मंगवाई है, तो वो डेबिट हो गई। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर उनकी अलॉटमेंट मनी नहीं आई है हमारे पास, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर्स, जो उनकी कॉल्स नहीं आई हैं तो वो भी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी साथ में। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बच्चों जो उनकी अमाउंट हमें मिल गई है वो शेयर फॉरफीचर में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये जर्नल एंट्री पास होगी जब शेयर हम उनके फॉरफीचर कर रहे हैं और वो एट पार पर इशू किए गए हैं। बच्चों अब हमने सेकंड केस बताना है जब जो है शेयर्स जो है फॉरफीचर किए गए हैं लेकिन वो प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। हो सकता है बच्चों हमें प्रीमियम जो है रिसीव हो गया हो सकता है हमें प्रीमियम अभी तक रिसीव ना हुआ हो। बच्चों अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो चुका है, ठीक है, तो हमने एंट्री यही जो है डालनी है। और मान लो वो जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पर है और वो हमें रिसीव हो चुका है, तो बच्चों हमने क्या करना है, फिर यहाँ पर जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है वो हमने यहाँ पर क्रेडिट नहीं करना है। तो फिर एंट्री क्या बनेगी, जब जो है प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है अलॉटमेंट के साथ पर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, जो कॉल्स नहीं आई हैं वो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यानी हमने वो प्रीमियम कहीं पर भी शो नहीं करना है, ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। सेकंड केस बनता है जब वो बच्चों हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में शेयर फॉरफीचर की क्या एंट्री की जाएगी, तो शेयर कैपिटल तो बच्चों डेबिट की जाएगी, साथ में जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें रिसीव नहीं हुआ है और ये अलॉटमेंट के साथ है तो हमें अलॉटमेंट की मनी भी रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे विद प्रीमियम, यानी जो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे अलॉटमेंट की वो प्रीमियम समेत लिखेंगे, जो अमाउंट यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो बच्चों तो भी ये एंट्री पास होगी हमारे पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट विद प्रीमियम अमाउंट, अगर जो प्रीमियम की अमाउंट है अलॉटमेंट के साथ है, टू कॉल्स इन एरियर्स और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10th क्वेश्चन, सिको लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ 4,80,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ मित्तल लिमिटेड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 3,20,000। सिको लिमिटेड ने जो है मित्तल लिमिटेड की एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीदी हैं, 4,80,000 की एसेट्स हैं और 80,000 की लाइबिलिटीज हैं, और उनको हमने सिर्फ पेमेंट करनी है 3,20,000 रुपए की। उसमें से क्या होगा, 20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड। 20,000 की तो हमने जो है एक्सेप्टेंस जो है ले ली है मित्तल लिमिटेड के फेवर में, और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो हम क्या करेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे उनको 100 रुपीज़ वाले एट ए प्रीमियम ऑफ 50%, और वो 50% प्रीमियम पर बच्चों इशू किए जाएंगे। तो इस केस में हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है किसकी बुक्स में, सिको लिमिटेड कंपनी की बुक्स में। देखो बच्चों, फर्स्ट एंट्री होगी जब हमने उनकी एसेट्स खरीदी हैं, तो एसेट्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट आ जाएगा। एसेट्स आ गई तो एसेट्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया 4,80,000 रुपीज़ से। टू लाइबिलिटीज़ वो क्रेडिट होंगी यहाँ पर कितने से, 80,000 रुपये से, और हमने जो मित्तल लिमिटेड है उसको देने कितने हैं, 3,20,000 रुपीज़। देखो बच्चों, 4,80,000 की हमने एसेट्स खरीदी थी, 80,000 जो है लाइबिलिटीज़ हैं, वो लेस करके अमाउंट बनती थी 4 लाख, लेकिन हमने उनको सिर्फ देने हैं 3,20,000 रुपये। तो इसका मतलब हमने उनको 80,000 रुपये कम देने हैं, तो वो हमारा बेनिफिट है, तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो यानी वो 80,000 हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जो हमें उनको कम पे किए हैं। उसके बाद बच्चों हमने 20,000 की उनसे एक्सेप्टेंस ले ली है मित्तल लिमिटेड से, यानी बिल जो है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000 से टू बिल पेबल अकाउंट, हमने बिल एक्सेप्ट किया है 20,000 का। अब देखो बच्चों, 3,20,000 की उनको हमने पेमेंट करनी थी और हमने उनको 20,000 की एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर ली है। तो इसका मतलब अब जो पेमेंट करने वाली रह गई वो कितने की है, 3 लाख की। उसके बदले में हमने 100 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 50% प्रीमियम पे। तो यानी एक शेयर जो 100 का है वो हमने कितने पर इशू किया, 100 रुपये का शेयर है प्लस 50 रुपये प्रीमियम हो गया 50%। तो एक शेयर हमने उनको इशू किया है 150 में। तो इसकी एंट्री क्या होगी जब हम उनको शेयर इशू करेंगे, मित्तल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पेमेंट करने वाली है उनको 3 लाख की, ठीक है, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमने उनको कितने शेयर इशू किए हैं। 3 लाख हमने उनको देने हैं और एक जो शेयर है बच्चों वो हमने उनको 150 का लगाया है। तो इसका मतलब हमने उनको कितने शेयर इशू किए हैं, 2,000। तो 2,000 इंटू 100, तो ये आ गया बच्चों 2 लाख रुपए की जो हमने प्रेफरेंस शेयर इनको इशू किए हैं, और प्रीमियम की अमाउंट आ गई 2,000 इंटू 50, तो यानी ये आ गई 1 लाख रुपये। तो ये एंट्रीज पास होंगी जब हमने उनकी एसेट्स खरीदी हैं और उसके बदले में हमने उनको बिल इशू किया है, और जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं वो हमने प्रीमियम पर इशू करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सैम्पल पेपर का, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर्स। हमने शॉर्ट नोट्स देने हैं कॉल इन एडवांस के ऊपर और कॉल इन एरियर्स के ऊपर। बच्चों कॉल इन एडवांस क्या होती हैं, जो हमने शेयर होल्डर से पैसा अभी नहीं मंगाया है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं वो समय से पहले ही जो अपना बाकी बचा हुआ जो पैसा है, यानी बाकी बची हुई कॉल्स की जो अमाउंट है वो पहले ही भेज देते हैं टाइम से, तो उसे बोला जाता है कॉल इन एडवांस। और कॉल इन एरियर्स क्या होता है, जो बच्चों शेयर होल्डर्स की कॉल ड्यू हो जाती हैं, मतलब हमने पैसा उनसे मंगवा लिया है, लेकिन उनमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो अपना वो कॉल्स का पैसा समय पर नहीं भेजते हैं,
या बाद में भेजते हैं तो उसे बोला जाता है कॉल इन एरियर्स, जो पैसा हमें अभी शेयर होल्डर से प्राप्त नहीं हुआ है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th ए लिमिटेड ने जो है 800 शेयर्स हैं फॉरफिट किए हैं। एक जो शेयर है बच्चों उसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये है और उसने कितने अभी तक मंगवाए हैं 7.5 रुपीज़ कॉल्ड अप हैं और नॉन पेमेंट है फर्स्ट कॉल की 2.5 रुपीज़ की और उसमें से 600 शेयर जो है बच्चों इशू किए गए हैं इमीडिएटली एट 6 पर शेयर। हमने ₹6 पर उनको इशू कर दिया है एज 7.5 पेड अप, 7.5 रुपये पेड अप मानते हुए हमने उसको ₹6 पर इशू कर दिया है। तो हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है इस केस में। तो सबसे पहले बच्चों जर्नल एंट्री क्या पास होगी जब हमने शेयर फॉरफिचर किए हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से 800 इंटू 7.5, जितनी अमाउंट कॉल्ड अप है 7.5 यहाँ पर कॉल्ड अप है तो ये आ गई हमारे पास 6,000 रुपीज़ टू शेयर फर्स्ट कॉल जो अभी हमारे पास नहीं आई है, कितनी है वो हमारे पास 2.5 रुपीज़ पर शेयर है। तो 800 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आ गया 2,000 रुपीज़। और जो बच्चों 7.5 हमने मंगाए थे उसमें से 2.5 आए नहीं तो इसका मतलब 5 रुपीज़ जो आ गए हमारे पास वो कहाँ जाएंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। वो हम क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे जो पैसा उनका आ गया है 800 इंटू 5 यानी 4,000। अब बच्चों इसमें से हमने क्या किया, जो ये 600 शेयर्स हैं वो हमने री इशू कर दिए हैं, ठीक है। तो कितने पर इशू किए हैं, 6 रुपीज़ पर इशू किए हैं 7.5 को पेड अप मानते हुए। तो बच्चों अमाउंट हमें कितनी रिसीव होगी री इशू के टाइम पर, बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर्स हैं 6 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास आ जाएंगे 3,600। हमने 7.5 रुपीज़ उनको पेड अप माना है तो यहाँ पर हमें लॉस हो जाएगा। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा 600 इंटू 1.5 से, क्योंकि 7.5 हमने पेड अप माना है और 6 रुपीज़ पर उनको इशू कर दिया तो 1.5 रुपीज़ हमें लॉस हो गया पर शेयर के ऊपर। तो ये आ गया 900 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितनी यहाँ पर हम उसकी पेड अप वैल्यू है 600 शेयर्स हैं और एक शेयर का जो प्राइस है पेड अप वो है 7.5। तो यहाँ आ गया हमारे पास 4,500। अब देखो बच्चों 800 शेयर जो हमने फॉरफिचर करे हैं उसके ऊपर प्रॉफिट है हमें 4,000, लेकिन हमने री इशू सिर्फ किए हैं 600 तो हमें उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि 600 शेयर के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों वो हम निकालते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों 4,000 जो प्रॉफिट है, 4,000 प्रॉफिट है 800 शेयर्स के ऊपर और 600 के ऊपर कितना होगा हमें प्रॉफिट 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो 3,000 जो प्रॉफिट होगा, लेकिन रीइशू करने के टाइम पर लॉस लग गया हमें 900। 3,000 प्रॉफिट हुआ उनको फॉरफिट करने से और रीइशू करने के टाइम पर लॉस लग गया 900। तो इसका मतलब बच्चों कैपिटल प्रॉफिट्स हमारे कितने हुए 2,100। वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो यानी जर्नल एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,100। कैसे, 3,000 माइनस 900। ये जर्नल एंट्रीज पास होंगी जब हमने शेयर फॉरफिचर किए हैं और उनको दोबारा री इशू किया है। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट पार्ट इस सैम्पल पेपर का 12th बी क्वेश्चन है। 400 जो शेयर्स हैं ऑफ ₹10, वो एक जो शेयर है वो 10 रुपीज़ का है, पर फॉरफिटेड बाय बी लिमिटेड, वो फॉरफिटेड किए गए हैं बी लिमिटेड के द्वारा, जिन पर 8 रुपीज़ कॉल्ड अप थे एंड 6 हैज़ बीन पेड, और 6 रुपीज़ जो हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा पे किए गए हैं। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइशू, उसमें से 300 शेयर हमने रीइशू कर दिए 7 रुपीज़ एज फुली पेड अप, 7 रुपये चुकता मानते हुए। इसका मतलब बच्चों जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन 7 रुपीज़ में हमने उसको फुली पेड अप माना है, यानी वो जो 3 रुपये होंगे वो आगे अब नहीं आएंगे हमारे पास, क्योंकि वो हमने फुली पेड मान लिया 7 में ही, उनको 3 रुपीज़ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ रीइशू, और हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो देखो बच्चों सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट
डेबिट 400 शेयर्स हैं, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप हैं, तो ये डेबिट हो गया 3200 से। टू कॉलिन एरियर, जो उनका पैसा नहीं आया है वो है 2 रुपीज़। 400 इंटू 2 यानी 800 रुपीज़। और जो आ गया वो कहाँ डालेंगे हम? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। कितना? 400 इंटू 6, तो ये आ गया 2400। उसके बाद हमने उनको रीइश्यू कर दिया तो पैसे आ गए हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में रीइश्यू किया है? 7 में। कितने शेयर इशू किए हैं? 300। 300 इंटू 7 2100। और इशू करने के टाइम पे जो लॉस हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 इंटू 3 से, क्योंकि हमने उनको 7 में ही फुली पेड अप मान लिया है, तो लॉस हो गया 900 का। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 300 शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का एक है फुली पेड अप, तो यानी अमाउंट होगी 3000 रुपीज़। अब देखो बच्चों, हमने निकालना है कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उनको रीइश्यू के टाइम पर। टोटल 400 शेयर से उनको हमने फॉरफिट किया था, तो 2400 रुपये का जो प्रॉफिट था वो हमें हुआ था। कितने शेयर के ऊपर हुआ था? 400 शेयर्स के ऊपर। 2400 रुपये प्रॉफिट्स है हमारे पास 400 शेयर्स का, और हमने रीइश्यू करे हैं 300 शेयर्स, तो उनके ऊपर जो प्रॉफिट होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 1800 रुपीज़। अब 1800 रुपीज़ प्रॉफिट है और 900 उनको रीइश्यू करने के टाइम पर लॉस लग गया, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट कितना बचा? 900। वो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 900। इसी के साथ बच्चों आज का जो सैम्पल पेपर था वो हमारा कंप्लीट हो गया।